everyone. I'm Dr. Parul Mehra, Head DME Media School, and I welcome you all to yet another very important episode of DME Primar with Media Stalwarts. Well, this series has been incepted with the vision to bridge a gap between a budding and a leading media professionals of India. This is surely going to help the students of mass communication to get a valuable mentorship from a media expert. और आज हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में अपनी एक बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय पहचान बनाई हुई है. He has nearly 2 decades of experience. He is known for his command over his live debates. He is extremely charismatic and he has a potential of turning a simple bulletin into a narrative. I want you all to welcome Mr. Rohit Ranjan, who is a senior primetime anchor at News Nation. Rohit, welcome to Studio 62. Thank you, Parul. Thank you so much. चलिए रोहित, शुरू से शुरू करते हैं. आपने अपनी जो करियर की शुरुआत है बतौर एक ट्रेनी एंकर के रूप में शुरू करी और ये इतना लंबा सफ़र तय करके आप प्राइम टाइम एंकर बने. जर्नलिज्म में आना एक्सीडेंट था या आप चाहते थे, इट वाज योर लव, योर पैशन टू कम इनटू दिस फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन? एक्सीडेंट नहीं था पारुल. एक्चुअली अगर ग्रेजुएशन मैंने मास कम्युनिकेशन से किया तो इट वाज लाइक इन अ माइंड कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है. और जिस फेज़ में हम जर्नलिस्ट बनने की सोच रहे थे उस फेज़ में मोबाइल फ़ोन तो होता था, बट आउटगोइंग के टाइम पे सोचना पड़ता था कि ज़्यादा आउटगोइंग में अगर बात कर ली तो कितनी दिक्कतें हो सकती थी. उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना, तो इसलिए ये इजी भी नहीं था कि किसी बड़े सीनियर एंकर जिनको हम टीवी पे उस समय देखते थे उनसे कैसे बात करें, उनसे कैसे अपने आप को जोड़कर हम वो वे पूछ सकें जैसे हम आपके जैसे बन पाएँ. ये दिमाग में ज़रूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एंकरिंग करनी है, जर्नलिस्ट बनना है. एंकरिंग मोर और लेस बाद की चीज़ थी, बट जर्नलिस्ट बनना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था. और ये एक्सीडेंटली इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जब हमने सोच ही लिया कि ये करना था तो फिर उस सफ़र में आगे बढ़ गए. मतलब आप स्कूल से चाहते थे कि जब मैं आगे पढूं, ग्रेजुएशन पढूं, तो मैं पत्रकारिता की पढ़ाई पढूं? नहीं, स्कूल में नहीं चाहता था कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करूं. स्कूल में ज़रूर ये था कि हाँ, पर्दे पे दिखने का कुछ ऐसा करना है, ये सोच ज़रूर थी, चाहे वो टीवी हो या फिल्म इंडस्ट्री हो. और धीरे धीरे जब समझ आने लगी, मैंने कहा क्योंकि उस समय इंटरनेट का दौर इतना नहीं था, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए लिमिटेड सोर्सेज होते थे, बुक्स या फिर आपके पास न्यूज़पेपर्स होते थे. तो ऐसे में वो एक वे था कि जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आगे का रास्ता कैसे बनाना है, तो जर्नलिज्म में करियर शुरू करें. एक अपॉर्चुनिटी होगी, टीवी पे भी दिखेंगे, उस वक्त का एक अप्रोच था. एंड इससे आप बहुत लोगों के साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे, शायद एक अच्छे से फील्ड के साथ अपने आप को जोड़कर लोगों से जुड़ सकेंगे. तो एक मोड ऐसा था जिसमें हमारे पास कनेक्टिविटी के बहुत ऑप्शंस हो रहे थे, इसीलिए फिर हमने इधर ही अपनी ओर फोकस कर लिया कि बस आगे इसी पे पढ़ना है. आपने इंटरनेट की बात करी कि पहले इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था और जितने हमारे प्रोग्राम्स और ये चैनल्स थे, दे वर नॉट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. क्योंकि अब आप क्योंकि न्यूज़ एंकर हैं, तो न्यूज़ एंकरिंग खाली एक बंद कमरे में तो रह नहीं गया और उसकी रीच जो है सिर्फ और सिर्फ वो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने वाली ऑडियंस भी नहीं रह गई. तो प्राइम टाइम एंकर की जिम्मेदारी मुझे लगता है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि टीआरपी का ज़माना है और इंटरनेट के माध्यम से खबर जो है वो वायरल हो जाती है, एक नया नैरेटिव पकड़ लेती है. तो एज अ प्राइम टाइम एंकर रोहित, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या चुनौतियाँ हैं और क्या आपको लगता है इसके नुकसान तो आप बताइए हमें, और इसके क्या फ़ायदे भी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद? देखिए पारुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये प्राइम टाइम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. व्हाट इज़ प्राइम टाइम? सुबह के टाइम आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी होता होगा, जब आप तैयार हो रहे होते होगे तो अगर आप सोशल मीडिया जोन से थोड़ा सा अपने आप को आउट करके चलें तो टीवी लगा दिया जाता है ताकि न्यूज़ कान में आता रहे और आप तैयार होते रहते हैं. वो प्राइम टाइम आपके लिए वो भी तो है जी कि भाई आप खबर जान रहे हो, आप काम कुछ भी कर रहे हो, बट कानों में आपके वो चीज़ें पहुंच रही है. That's true. शाम के वक्त में होता क्या था कि टेबल पे सारे लोग बैठते थे, वो दूरदर्शन का जो दौर था, साथ में टेबल पे बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते न्यूज़ देख रहे हैं. तो वो प्राइम टाइम फॉर द फैमिली हो गया कि एक ऐसा समय जहाँ पर हम लोग बैठ के इकट्ठे होके खबर भी देख रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि एज एन एंकर, अगर मैं अपने आप को एक एंकर के तौर पे देखूं तो हर टाइम प्राइम है.
और एज एन एंकर ये हर वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हो वो ऑथेंटिकेट राइट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि उसकी डिलीवरी उस हिसाब से हो। आपको जब भी आपका ऑडियंस देख या सुन रहा होगा वो आपकी बातों को गैदर करे, आपकी बातों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। अब रही बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी शायद मैं अगर एज एन एंकर अपने आप को बताऊं, हम वैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे होते हैं जहां हम बोलते हैं और सामने बैठा जो ऑडियंस है हमें नहीं पता कि वो कौन है, बट वो हमें सुनता है जी। तो अगर हम किसी को कुछ सुना रहे हैं या बता रहे हैं तो वो मुझ पे फेथ कर रहा है, भरोसा कर रहा है, कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा है, कुछ नॉलेज गेन करना चाह रहा है। तो सो इट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एंकर कि आपकी जो डिलीवरी हो वो वैसी हो जिसमें आप उसको पहले ही तौल चुके हो, तराश चुके हो, या फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रखे हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रही बात डिजिटल मीडिया आने के बाद, डिजिटल मीडिया और मुझे लगता है कि टीवी मीडिया में थोड़ा फ़र्क तो है। टीवी मीडिया और डिजिटल में फ़र्क इसलिए है क्योंकि डिजिटल मीडिया पे आप कोई भी लाइन हो सकता है, आपने किसी से सुना आप लिख देंगे, वो बाद में वेरीफाई किया जा सकता जी। है। गलतियां ऐसा नहीं है कि टीवी मीडिया में नहीं होती है, ब्रेकिंग के आपाधापी में कई बार गलतियां हो जाती है, कोशिश ये रहती है वो गलतियां ना हो, लेकिन इंसान है गलतियां हो जाती है, मैं ये कहूँगा। लेकिन हमारा टीवी ये कहता है कि आप जो भी बता रहे हो ना उसको आपाधापी में मत बताओ, उसको एक बार पहले रीचेक कर लो, क्योंकि एक बार जो आप डिलीवर कर रहे हो ना तो वो डिलीवरी फिर इट विल नॉट कम बैक डेफिनेटली। और यही वजह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड हम डिजिटल से अपने आप को अलग भी इसलिए करके चलते हैं कि हमारी इसमें, लेकिन ये ज़रूर है कि डिजिटल के बिना आज की तारीख में टीवी भी नहीं है जी। वो दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट हो चुके हैं। डिजिटल आज की तारीख में एक न्यूज़ फ्लो का ज़्यादा फास्ट मीडियम हो चुका है जो कि हमारे लिए भी हेल्पफुल है, बट ये है कि हम उसको और ज़्यादा टटोलते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, ये सब एथिकल वर्ड्स जो हैं आपने बताए अपनी बातचीत में। आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स एंकर करे हैं रोहित, आपको बहुत अच्छे मौके मिले हैं। डीएनए का आपने बहुत बेखूबी से निभाया, जो डीएनए का सफ़र है। उसके बाद शंखनाद, देन योर गाइड। सो यू हैव ऑलवेज बीन इनटू अ डिबेट लाइव शोज़। इस तरह के प्रोग्राम्स में, और मैंने आपका तरीका भी देखा है, फॉलो योर एवरी न्यूज़, योर एवरी पैटर्न, एंड आई हैव सीन दैट यू हैव दैट स्टाइल ऑफ ब्रिंगिंग live debate shows in a very sober and a calm manner. और ऑन अ कॉन्ट्ररी बहुत सारे ऐसे मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे एंकर्स हैं इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में जो बातों को बहुत चिल्ला चिल्ला के डिबेट करते हैं। तो मैं आपसे वो थिन लाइन का जो डिफरेंस है, जहाँ पे हम बात को बहुत आसानी से भी कह सकते हैं, बहुत सरल तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो तरीका है खबर को दिखाने का या बातचीत का, इट इज़ अ वेरी बैलेंस, वेरी सोबर, वेरी काम। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दैट बल्जेंट लैंग्वेज ट्रेंड, चीखना चिल्लाना। तो मैं आपसे एक एंकर के तौर पे पूछना चाहती हूँ कि ये दो तरह की, हम ऑडियंस दो तरह की ये चीज़ें देखते हैं, तो किसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको लगता है होता है? कहीं पे आपको लगता है यहाँ पे मुझे बात को शायद चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तो है थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन, बट हम स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस तरीके की। पारुल, सबसे पहले तो ये कि किसी का वे ऑफ एंकरिंग कैसा है ये उसका स्टाइल है, आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन दैट थिंग। सेकंड, सच को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, ये मेरा मानना है। और ये मुझे लगता है कि ये वो हैंस प्रूव्ड वाले सिस्टम पे है कि चीख चीख के ही बोलूँ तभी सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपने किस्से याद होंगे, आपने हो सकता है अपनी बीजी से, दादी जी से या नानी से कहानियाँ सुनी होंगी। वो कहानियाँ हो सकता है आज भी आपको रिकॉल करती होंगी, वो भी आपके दिमाग में। डेफिनेटली। क्यों? मैं पूछूं क्यों आपसे? बिल्कुल, क्योंकि जो तरीका है स्टोरी टेलिंग का, राइट, एग्जैक्टली। आपकी मम्मी ने या फिर दादी ने कभी आपको डांटा हो तो आपको शायद याद भी नहीं होगा, वो चीख के बोला हो वो शायद आपको याद नहीं होगा, बट वो स्टोरी जो आपको बचपन में सुनाई गई थी वो आज आपको याद है। बिल्कुल है क्या? बेसिकली मैंने कहा ना कि वी आर इन अ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करते हैं।
और कम्युनिकेशन आप अपने घर पे अपने बच्चे से भी अगर आप बात करते हैं ना, तो अगर आप उसको चीख के बोलेंगे ना, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा अपने नहीं आप सुनेगा। लाउड होके बोलेंगे, या तो वो डर जाएगा, सहम जाएगा, या फिर उसको इग्नोर करेगा बाद में। लेकिन अगर उसको आप बैठा के समझा के स्टोरी टेलिंग मोड में भी अगर बता रहे हैं, तो हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा, उसको फॉलो भी करेगा, और उसको हो सकता है आगे याद भी रहे कि मुझे ये कहा गया था। तो ये मेरा अपना मानना है कि क्योंकि अगर हम डिबेट प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो डिबेट, व्हाट इज़ डिबेट, हमें तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम डिबेट कर रहे हैं, हम ऑडियंस को दिखाना क्या चाह रहे हैं, उस डिबेट से हम करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली डिबेट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी टेक ओपिनियंस। राइट। As an anchor, it is not my duty to make opinion according to myself. ओपिनियन, अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो आप मेरा ओपिनियन जान रही हैं। मैं अगर आपको सुन रहा हूं तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। एक एंकर का ये काम नहीं रहता है कि वो जज करे, इंटरप्रिटेशन। हाँ, कि ये इनका ओपिनियन सही है, इनका ओपिनियन गलत है। ये आफ्टर ऑल इफ वी आर डिबेटिंग, तो वो ऑडियंस को तय करना है कि वो किस ओपिनियन के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है। वो ऑडियंस को तय करना है। आफ्टर ऑल हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन मेकर की भूमिका में मैं ना रहूं, मैं ओपिनियन लेकर दर्शकों के ऊपर छोड़ूं कि वो किस ओपिनियन को सही मान रहे हैं, किसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, डिलीवरी अपनी अपनी वे हो सकती है, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने कहा ना कि इट इज़ अ वन साइडेड कम्युनिकेशन जो हम हैं, मैं सामने वाले ऑडियंस से ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आ रहा है, मैं सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ। तो मैं जो सुना रहा हूँ, आई शुड बिलीव कि मेरी बात अगर वो उन तक पहुँच रही है, तो वो उससे अपने फैक्ट एंड फिगर्स को रीचेक करें, अपने आप को कनेक्ट करें, ताकि वो उनके लिए अगर बेनिफिशियल है तो वो अपने साथ जोड़कर आगे भी रख सकते हैं। तो दिस इज द वे एंड दिस इज माय ओपिनियन। बेसिकली आई हैव नथिंग टू से अबाउट द स्टाइल। फ्रॉम एंकर टू एंकर। हाँ, इट वेरीज नेचुरली। आपकी आवाज़ हो सकता है, दूसरी आपके साथ जो कुलिंग होगी उनके साथ उनसे डिफरेंट होगा, वे ऑफ टोन अलग होगा, ये मे बी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्टेंस किसका है और किसका नहीं है। चीखने वालों को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। Absolutely, और absolutely. लगता है कि चीखने से टीआरपी आती है तो वो चीख भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद मैं चीखने लायक नहीं बना हूँ, तो लोग अगर मुझे पसंद कर रहे हैं, या फिर मैं कोई हीरो तो हो नहीं जो मुझे और पसंद आपके करे। उतने ही मैंने देखा है जो क्लिपिंग्स है वो वायरल भी आप ही की होती हैं। बहुत ही सोबर सी आपकी आवाज़ होती है और वो वायरल भी सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, तो हो सकता है ना तो कि आई वो थिंक लोग इट्स अ समझ पा रहे मैसेज। हैं। नहीं, तो आई थिंक इट इज़ अ मैसेज इन इटसेल्फ कि Maybe. ऐसे भी हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। थोड़ा सा दौर पीछे लेके चलते हैं पारुल। मुझे लगता है कि हमने जब दूरदर्शन देखना शुरू किया था, इट वाज द ओनली वे एट दैट टाइम जब दूरदर्शन पे खबर आती थी। क्या आपको वो दौर याद है कि उस दौर में खबर बताई जाती थी और घर पे लोग बैठ के इकट्ठे होकर सुनते थे। जी। कहानियां जब सुनाई जाती है ना, तो कहानियों को आप सुनते हो तो अपने मन में एक तस्वीर बनाने लगते हो। एक एरोप्लेन, अगर मैं आपसे कहूँ पारुल, पता है वो हवाई जहाज लाल कलर का था, तो हो सकता है कि आपने वो लाल कलर के एरोप्लेन को इमेजिन कर लिया होगा। तो जब इंसान इमेजिन कर रहा है, इट मीन्स कि आप कुछ कनेक्ट कर रहे हो। तो उस वक्त के दूरदर्शन की सुनने वाली जो खबरें होती थी, उससे लोग कनेक्ट होते थे। राइट। क्योंकि विजुअली वो हो सकता है तो बहुत कुछ ना दिखा पा रहे हो, क्योंकि उसमें इतना विजुअल मोड बहुत इतना रैपिड नहीं था जितना आज है, बट उनके कम्युनिकेशन से लोग कनेक्ट होते थे। हुआ क्या, आज की तारीख में दौर लौटता है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, मैं बहुत जूनियर हूँ, बहुत छोटा हूँ, हर दिन कुछ नया सीखना है, बट आज भी आप देखिए कई सीनियर एंकर्स हैं जो उस वे में ही है कि वो बात बताना चाह रहे हैं। जी जी। वो समझाना चाह रहे हैं, वो खबर बता रहे हैं। हमारा काम बताना है, ये हो रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। हम ये जता नहीं रहे हैं कि अरे भैया ये खबर है, ये सुनो, ये डरा नहीं रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। और ये बहुत ज़रूरी है कनेक्ट होने का एक माध्यम जो है ना, जहाँ पे वन साइडेड कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, वहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। और मुझे लगता है कि यूथ को या फिर जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी चॉइस हो सकती है, बट मुझे लगता है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आप कनेक्ट किससे हो रहे हो, कनेक्ट क्यों हो रहे हो, और कनेक्ट होने का जरिया क्या हो सकता है। एक टीचर अगर क्लास में जाके चीखने लगे तो शायद बच्चा उससे कनेक्ट नहीं होगा। और अगर टीचर, आप जैसी टीचर जाके जितने प्यार से बात करे स्टूडेंट से, तो बच्चे आपसे कनेक्ट होते होंगे। तो इट इज़ द सेम थिंग। हमने कहा ना, हम
एक्टर नहीं है, हम एंकर्स बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे लगता है कि एंकर बनने से पहले आपको एक जर्नलिस्ट बनना चाहिए, तभी शायद आप खबरों को समझ पाएंगे, खबरों की वैल्यू को समझ पाएंगे। और खबर नहीं, आपने कहा जर्नलिस्ट बनना चाहिए, मैं इस पे ही आने वाली थी। आपकी एक बहुत ही लैंडमार्क सी रिपोर्टिंग रही है बिहार फ्लड्स के ऊपर, और इनफैक्ट आपको उसके लिए ENBA जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। रोहित, जो ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है, भले ही आप एंकर बन जाइए, चाहे आप स्टूडियो सेंट्रिक हो जाइए, मगर इसकी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और आप जैसे बड़े एंकर्स जो अभी भी कुछ ऐसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं या ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग, स्पेशल जो इवेंट्स होते हैं उनकी आप ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं, भले वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या ये बिहार फ्लड रहे हों, तो आप एंकर होने के बावजूद भी इसकी जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है, मैं उसके बारे में समझना चाहती हूँ कि एक एंकर बनने के बाद आपको लगता है अब तो मैं स्टूडियो में हूँ और मेरा काम खबर पढ़ना है, तो उस जिम्मेदारी से हटना, मतलब इतने सालों से आपने काम किया है और आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग भी करते रहे होंगे, और अब आप क्योंकि एंकर बन गए हैं, तो आपकी कितनी जिम्मेदारी है एक रिपोर्टिंग भी करना? इन दोनों में मतलब आप हमें थोड़ा बताइए, स्टूडेंट्स विल लाइक टू नो अबाउट इट। ऑलमोस्ट पारुल 20 साल हो गए मुझे एंकर बने हुए, लेकिन अगर ये बोलूँ ना तो इसमें मुझे इतना प्राउड फील नहीं हुआ कि 20 साल मुझे एंकर बने हो गए। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ना कि 20 साल से कुछ लंबा समय मेरा जर्नलिज्म को हो गया, बतौर जर्नलिस्ट अपनी पहचान बनाने, तो ये मुझे बहुत, कहते हैं ना, प्राउड मोमेंट देता है। जर्नलिस्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा एंकर होता है। एंकरिंग इज अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, बट एंकरिंग इज नॉट जर्नलिज्म। इस बात को आपको समझना होगा। आई थिंक स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंकरिंग इज अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, बट जर्नलिज्म को अपनी पहचान बनाने के लिए एक एंकर जो है ना, एक जर्नलिज्म से एंकर्स बन सकते हैं। व्हाट इज एंकरिंग बेसिकली? अगर मैं ये लोगों से पूछूं, समझूं, जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या लगता है कि एसी कमरे में बैठ के टेलीप्रॉम्प्टर पे जो चीजें आ रही है उसको पढ़ दिया आपने, इज दिस एन एंकरिंग? तो फिर ये गलती है। इसमें आप अपने करियर को बनने से पहले ही खत्म कर रहे हो। एंकरिंग तो आप पढ़ना जान रहे हो तो हो सकता है वो कर लोगे, बट अगर जर्नलिज्म नहीं कर पाओगे तो वो एंकरिंग का करियर बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको रियलिटीज समझनी होगी, आपको कनेक्ट करना होगा। मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज कनेक्ट। बेसिकली होता क्या है ना, जब ग्राउंड पे हम जाते हैं ना तो हम कनेक्ट होते हैं। जब आप कनेक्ट होंगे तब आप उस बात को समझ पाएंगे और उसके बारे में बता पाएंगे। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप सिर्फ सतही बातें करके निकल जाएंगे। और ग्राउंड पे जाकर आपको पता है वो जो दौर था बिहार का, चूंकि आपने एनबा का जिक्र किया तो छोटा सा मैं उस दौर को, एक वाक्य को रिपीट करूंगा। वो ऐसा फेज था जब कोविड की लहर आई हुई थी और बिहार में बाढ़ भी उस समय आई थी, और बिहार में हर तरफ पूरा का पूरा, मान लीजिए कि क्योंकि बिहार को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी थी कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हर जगह लॉकडाउन, हर जगह लॉकडाउन। हमारे पास वो स्थिति थी कि हमें होटल्स तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत थी उस समय। और बिहार के कई हिस्से में चूंकि बाढ़ का इम्पैक्ट रहता है, तो मैं हर हिस्से को कवर करना चाह रहा था। मैं जानना चाह रहा था कि भाई एक तो कोविड है, ऊपर से ये लोग कैसे रह रहे होंगे, अर्निंग सेंस नहीं है। और वैसे वैसे जगहों पे मैं उस समय गया जहाँ पे शायद पहुँचना अमूमन पॉसिबल नहीं होता है। और उस दौर में जब कोविड है, आपको नाव नहीं मिल रहा है, नाव के लिए जब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ तो किसी तरह बहुत पैर भी करके जाना पड़ रहा है, घुटनों तक से ऊपर पानी में डूब डूब के, गंदे पानी में जाके ही करना पड़ा। और उस कोविड के दौर में वो चीज़ें निकाल के हम रिपोर्ट लेकर आते थे, और हर दिन करीब 12-15 दिन में लगातार बिहार में घूमता रहा। उसके बाद मुझे वहाँ भी फीवर हुआ, तो एक कोविड, मुझे चूँकि 3 अटैक कोविड के रहे, तो उसमें एक मुझे बिहार इलेक्शन फ्लड के टाइम में हुआ। फिर मैं वापस आया, वो स्टोरी जो फाइल की ना, तो कोविड के बीच में बिहार का वो सिनारियो दिखा रहे थे हम, जो कि एक रियल ग्राउंड कनेक्ट था। And you get emotionally attached also to such place when you are doing that. Naturally, आप देखो वही कहा ना, आपको जब कनेक्ट होगे ना तब आप उस बात को समझोगे। Right. और मोरल इज, जब आप कनेक्ट होते हो ना तो आपके पास शब्द बढ़ते हैं। Right. एक एंकर के पास अगर शब्द ना हो
तो वो एंकर नहीं हो सकता है। मैंने इसलिए कहा ना कि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि जाके उसको देखिए, समझिए, उनके शब्दों को उठाइए। भले ही बोली आपकी होगी, आवाज आपकी होगी, बट शब्द उनके होने चाहिए, तो वो एंकरिंग हो सकती है। एंड दैट वाज द रीजन कि एनवा का गोल्ड, मुझे कई बड़े चैनल्स के उसमें कॉम्पिटिटर्स थे, मुझे मिला, ठीक है, वो एक प्राउड मोमेंट था। और मैं यही मानता हूँ कि आप फार्मर प्रोटेस्ट में भी जा रहे हो ना, एक एंकर हो सकता है यहाँ का सिनेरियो, या एक एंकर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कैसा फील कर रहे हैं वो बताइए, वहाँ पे उत्पाद मचा है। क्या आपने वहाँ जाके देखा कि उस ठंड में वो कैसे बैठ रहे थे और क्यों बैठ रहे थे? शायद वही रियल लाइफ रिपोर्टिंग है, वही आप एंकर बता सकते हैं। नेचुरली। इसलिए मैंने कहा ना कि एंकर जर्नलिज्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपको पहले जर्नलिस्ट बनना होगा, आपको पहले खबरों को समझना होगा। और आज के तारीख में लोगों को ऐसा लगता है कि एंकरिंग इज अ ग्लैमरस फील्ड। यस, नो, एंकरिंग इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। वेरी चैलेंजिंग। आपके शब्द नपे तुले होने चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए बोलने से पहले उस बात को आपको ठोक बजा कर देखना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। और कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब आप ब्लैंक रहते हो, खबर आपको बता के नहीं आती है ना कि मैं खबर हूँ, आने वाली हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ तो कभी भी आ सकता है, और अगर एंकर कनेक्ट नहीं होगा तो शायद उस ब्रेकिंग पे अगर 5 मिनट आपको बोलना हो, या फिर उस ऐसी खबर पर कोई गेस्ट आपके साथ कनेक्ट हो गया इमीडिएट, तो आप गेस्ट से क्या कम्युनिकेट करोगे, क्या बातें करोगे? इसलिए जर्नलिज्म अगर जिसने अपने आप को करने की ठान ली ना कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो वो पढ़ेगा तो आपके पास शब्द भी होंगे, ज्ञान भी तो होगा। आई थिंक स्टूडेंट्स जो ये बाहर से ग्लैमरस इंडस्ट्री देख के, एंकर्स को देख के जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी है। उसके लिए उन्हें सबसे पहले ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग को समझना पड़ेगा, एक पत्रकार बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब शायद स्टूडियो इज़ द वे फॉर देम। स्टूडियो वे है, बिल्कुल। आप क्यों नहीं देखते कि कई हमारे देश के बहुत बड़े रिपोर्टर्स हैं जिनको आज भी लोग रिकॉल करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से लेके जब आप कई कॉमेडी शोज भी देखते हैं ना, तो ऐसे बड़े रिपोर्टर्स का नाम लिया जाता है। वो रिपोर्टर्स मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने एंकरिंग भी की। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी पहचान आपको तय करनी है। एंकरिंग करना आपके लिए कभी बड़ी चीज़ नहीं होगी जब आप ये तय कर लेंगे कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। और उसके बाद तो आपके पास एक एम्पल स्पेस है। आज की तारीख में आप देखिए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग की, और थ्रू आउट, आज यूट्यूब का ज़माना है ना, कई ऐसे चेहरे अभी हैं यूट्यूब पे हैं जिन्होंने आजीवन कभी एंकरिंग नहीं की थी, लेकिन आज वो एंकरिंग कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास वो जर्नलिज्म का कनेक्ट था, इसलिए वो अब एंकरिंग में अपने आप को लेकर आ रहे हैं। तो एंकरिंग, मुझे लगता है, फोकस कीजिए। हर बच्चे को लगता है कि यार मुझे एंकर ही बनना है, बट मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाए तो एंकर अच्छा बन जाएगा। दैट इज मोर मीनिंगफुल। अच्छे एंकर के लिए जर्नलिस्ट अच्छा बनना जरूरी है। राइट। अच्छा रोहित, एक सवाल जो आपसे बातचीत में मुझे लगा मैं आपसे पूछूं, ये मीडिया इकोसिस्टम में अगर समझें तो मिस इन्फॉर्मेशन का जो दौर है ये काफ़ी चलन चल चुका है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, और आप तो अब क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, यू आर इन दी एडिटोरियल, यू नो, दी बोर्ड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें टीम मैनेजमेंट से लेके खबरों की सिलेक्शन और कौन सी खबर आएगी, हमारी एडिटोरियल पॉलिसी को भी साथ साथ अपने जहन में रखना है, और खबर भी चलानी है, और इसमें जो फैक्ट चेकिंग का काम है वो कितना आप ध्यान में रखते हैं, और चीज़ों को जब आपको आगे लेके जाना है लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली तो पीपल डिज़र्व टू नो द राइट इन्फॉर्मेशन, मगर एक आम जनता नहीं समझती मिस इन्फॉर्मेशन क्या है या फेक न्यूज़ किसे कहते हैं। शायद आप और मैं उस जर्नलिस्टिक अप्रोच के हैं तो हम फिर भी समझ पाएंगे खबर में मुझे डाउट है। तो एज अ एडिटर ऑफ न्यूज़ आपकी कितनी जिम्मेदारी इसमें बन जाती है? बहुत ज़्यादा, चाहे मैं संपादक के तौर पर हूँ या ना हूँ। मैंने कहा ना कि अगर मैं उस डोमेन में कनेक्टेड हूँ, एक छोटा सा हिस्सा भी सही, तो मेरी जिम्मेदारी है कि खबर सच हो। रही बात फेक न्यूज़ की, तो उसका शिकार तो मैं भी रहा हूँ ना, उसके लिए मैंने भी बहुत कुछ झेला है। जी। और होता क्या है ना कि जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, तो एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक एंकर सबसे लास्ट हिस्सा होता है जहां से उसको खबर बताने की जिम्मेदारी दी जाती है। खबर का आना, इनपुट, खबर
का वेरिफिकेशन उसी लेवल पे हो जाना चाहिए जहाँ से ये खबर आई है इनपुट के पास। वो जब फिल्टर करके आगे भेज रही है, खबरों को भेजा जा रहा है, तो वो आउटपुट के पास आएगा। दे डिसाइड कि इस खबर को कैसे हमें गाइड करना है या किस हिसाब से डिज़ाइन करना है। देन आफ्टर इट कम्स विद द पार्ट आफ्टर लॉट ऑफ प्रोडक्शंस एंड एवरीथिंग इन द वे ऑफ एंकर। बुनियादी तौर पे हुआ क्या कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब डीएनए की का बात जिक्र आपने किया, मैं शो में लाइव था। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एट रैंडम आपके कान में अगर किसी ने कमांड दी बीइंग एन एंकर कि इनसे ये पूछ लो, तो हो सकता है कि आप उस पर तुरंत आओगे। व्हेन आई एम लाइव इन फ्रंट ऑफ कैमरा 9:20 के आसपास मुझे कमांड आया, एंड द पर्सन हु इज गिविंग मी द कमांड is a director, he is a producer of a show. I see. So I have to believe on that particular person who is a producer of my show, and he has given me the command कि ऐसे ऐसे एक खबर आ रही है, आप उसको पढ़िए, हमने टीपी पे डाल दिया है। We read, और वो ऐसी खबर थी जिसको प्ले होने के बाद मैंने पूछा रियली इट हैपेंड? हाँ फिर से पढ़िए। I did, और आफ्टर अ शो वो खबर गलत थी और उसके लिए हमें माफी भी मांगनी पड़ी। मेरी गलती ये थी कि मैंने खबर पढ़ी शायद, लेकिन दुनिया को ये लगा कि आई एम द पर्सन हु रेड दैट स्टोरी एंड आई एम द पर्सन जिसने ये फेक न्यूज़ पढ़ा है। इसलिए हमारी गलती कहाँ है? वो उस प्रोसेस पे गलती हुई जहाँ पे ये खबर आ रही थी, उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया। उस प्रोसेस पे गलती हुई कि हम आपाधापी की रेस में आ गए और हमें लगा कि अगर हो गया है तो बस तुरंत कर ही देते हैं, जो जनरली होता है कि खबर हमारे पास सबसे पहले है कि वी डू इट। और ये जो होता है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। हाँ, फैक्ट ये है कि कोई भी चैनल हो, किसी भी चैनल में आप जाइए, वो जिद रहती है हमारी कि इस खबर पर हम आगे जाएंगे, वी विल लीड इट। बट ये कभी भी कोशिश नहीं होती कि इस खबर को किसी भी तरह से परोस दें, कभी कोई नहीं चाहता। वे ऑफ कम्युनिकेशन में कई बार दिक्कतें हो जाती है और हमारे कई लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन होते हैं, जिसको आपने कहा था ना एडिटोरियल पॉलिसीज, तो कई लेवल ऑफ फिल्ट्रेशंस होते हैं। वो खबर आया, हमें रिपोर्टर वेरीफाई करना होता है, वो रिपोर्टर वेरिफिकेशन के साथ साथ उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, वो करता है। उसके बाद हमारे इनपुट लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट वो करते हैं, उसके बाद फिर एडिटोरियल में जाता है, एडिटोरियल चेक करता है कि तो देयर इज अ बिग स्टेप। और ये हमारी कोशिश होती है ताकि किसी भी तरह से ये खबर गलत ना हो या फिर इसका फेक नैरेटिव ना बन जाए। बट ठीक है, नहीं, पर फिर भी इस तरह के जो मतलब जो ये प्रेशर एडिटोरियल हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पे प्रेशर्स रहते हैं, तो इन पे भी तो एक बैलेंस, क्योंकि आप हमारी एक इंडिविजुअल की अपनी एक इंटेग्रिटी है, अपने एक एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, और ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टाइल बुक है, अपनी एक पॉलिसी है, जिसको एज एन एंकर हम लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को लेना तो है ही, मगर ऑन अ कॉन्ट्ररी हमारे अपने भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, तो उसको बैलेंस बनाने में तो बहुत बड़ा चैलेंज आता होगा रोहित। चैलेंज तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करने में होता ही है। रही बात कि जो आप जानना चाह रही हैं, तो ऐसा डायरेक्टली फोर्स तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि देश से समझौता नहीं हो सकता जी। ब्रॉडकास्ट के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, मिनिस्ट्री उसको ऑब्जर्व करता है। अब किसी रेप पीड़ित का मैं नाम बता दूं या उसकी शक्ल को दिखा दूं, क्योंकि वो एक्स ने उसके साथ किया, हो सकता है कि वो मेरी इसमें जो है बहुत मैं आहत हूँ, मैं उसमें उसका नाम ले लूँ, तो ये मेरे एथिक्स मेरे जर्नलिज्म में नहीं आ सकते। मेरा अपना पर्सनल ग्रज मैं जर्नलिज्म में नहीं ला सकता। और एक जर्नलिस्ट को वही लगता है, ठीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, हर इस देश में, मुझे लगता है इस देश में क्या दुनिया में हर किसी का एक अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होता है, ओपिनियन होता है, पैरामीटर्स भी होते हैं, पहले भी था, इस दौर में भी है। ठीक बात है। 2014 से पहले भी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी सिनारियोज थे। आज कई चेहरे ऐसे हैं 2014 से पहले वाले जिनको लग रहा है कि वो गवर्नमेंट सही काम करी, तो फिर अचानक ये खराब कैसे हो गया। तो ये पैरामीटर हो सकता है कि आप कैसे तय करते हो, लेकिन अगर मैं ये बोलूं जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान
क्या ये तय करेगा कि नहीं, इसको तो मैं जानता हूँ ये गुनहगार कैसे हो सकता है, या इसको मैं जानता हूँ ये बदमाश आदमी है, ये क्राइम ही कर सकता है, लेकिन हो सकता है जो उसकी सोच है, फैसला दरअसल हकीकत उसके अगेंस्ट हो, तो क्या करेगा जज? इंडिविजुअल चॉइस से फैसला देगा क्या? तो एक जर्नलिस्ट जज नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी ये तो है कि हम जज करने का मौका लोगों को दें। मे भी कई बार होता है, वो शायद मेरे से भी होता होगा, कि मेरे ओपिनियंस उस मैटर पे सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चले जाते होंगे, या फिर किसी और ओपिनियन के साथ मैं अपनी ओपिनियन को जोड़कर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ कि आप तय कर लो, इट्स ऑन यू, नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू। तो मुझे लगता है ठीक है, वो टाइमलाइन एंड गाइडलाइन दोनों उसमें रहते हैं पारुल। तो रोहित, चलिए एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के, अगर आप अपने दौर में चले जाएं जब आप स्टूडेंट थे, तो आप कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको लगता है आप स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि उन्हें इन स्किल्स के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए, जो कि सालों साल 20 साल का जो ये जर्नी है आपकी, आपने बहुत सारे ट्रांजिशन देखे हैं फ्रॉम मेन स्ट्रीम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो आप वो कौन सी सजेशन है, वो कौन सी खास एडवाइस है जो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि उस स्किल्स पे तो आप डेफिनेटली काम कीजिए? क्योंकि हम जो टीचर्स हैं, हम अक्सर उन्हें कहते हैं कि पढ़िए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या एटलीस्ट खबर पढ़नी चाहिए, डेली आपको अपडेट रहना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अब मुझे लगता है बच्चे उससे ज़्यादा सोचते हैं, और आप क्योंकि इंडस्ट्री में हैं, तो आप वो कौन सी एक टिप है जो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने अंदर? पारुल, जब आप पढ़ाई कर रही थी जर्नलिज्म की, तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर कोई कॉलम पढ़ना हो या एडिटोरियल पढ़ना हो, तो आप कैसे पढ़ती थी उस समय? हमारे लिए तो मुश्किल था। क्यों? मगर हमारे टाइम पे भी गूगल आ गया था, खैर वैसे, बट इतनी वी वर नॉट मच अवेयर हाउ टू यूज इट। एग्जैक्टली, एंड और इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी हमें कैफे जाना पड़ता था। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। उस वक्त वो दौर नहीं था कि आप 5G की स्पीड में किसी खास ऐप को खोल के कुछ पढ़ सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये, मुझे लगता है कि ये दौर बदल गया, लेकिन आज भी बुक्स से दोस्ती है, और आई गेस आपकी भी है। हम लोग बुक्स से ही जुड़े हुए हैं, हमें तो वही समझ आता है। और अगर इस फील्ड में कोई बच्चा अपने करियर को देख रहा है, तो सबसे पहले दोस्ती तो उससे करनी पड़ेगी जो आपकी मेन पहचान है, क्योंकि नॉलेज के बिना जर्नलिज्म नहीं है। आपको जानकारी लेने के लिए, जानकारी देने के लिए जानकार बनना भी पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपने कहा, लिखना, लिखिए ना, कुछ भी लिखिए, लिखते रहिए, वो आपके लिए आपके स्किल को डेवलप करता है। क्योंकि आप जितना अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि जब आप संवाद करेंगे ना किसी से, तो आपकी वो लेखनी आपके शब्दों में भी छलकती है। जितनी अच्छी लेखनी होगी, शायद उतनी अच्छी आपके शब्दावली भी हो सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर क्या है, मुझे लगता है कि एक फ्रीडम चाहिए आज के लोगों को सोचने के लिए। क्योंकि आज के बच्चों में क्या मैं देख रहा हूँ कि वो अपने ओपिनियन को तय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन मुझे लगती है। क्योंकि अगर वो ट्विटर पे जा रहा है, हालांकि एक्स पे, तो हो सकता है कि वो उसके सामने दोनों ऑप्शन इस तरह से पुट डाउन किए गए हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि नहीं, पॉलिटिक्स में ये जो सिनारियो हो रही है वो गलत हो रही है, 5 मिनट बाद उसके सामने राइट विंग की तरफ से ऐसे सिनेरियोज आ गए जिसमें लगे कि नहीं यार, वो जो कह रहा था वो गलत है। वो बच्चा अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग एक्चुअली। आपके समय या हमारे उस दौर में क्या होता था कि हम ये इन्फ्लुएंस अपने पेरेंट्स से हो सकते थे कि वो बता रहे हैं, उसके बाद भी हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती थी, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ओपिनियन हम लेते थे, उसको हमने कहीं क्रॉस चेक किया। आज की तारीख में वो जो बच्चे हैं, वो अपना ओपिनियन कैसे डिसाइड कर रहे हैं, जो हो सकता है, जिसको आपने बहुत अच्छे से टर्म में सुना होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ बहुत वर्क अदा करती हैं। कई फेक एंड फॉल्स नैरेटिव वाली चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि उस नरेशन से बच्चों को थोड़ा बाहर निकलना और सोचना चाहिए उनको। मतलब उनको एक फ्रीडम के लिए, फ्रीडम चाहिए क्रिएटिविटी के लिए, ताकि जितनी इंडिपेंडेंटली वो सोचेंगे ना, उनका क्रिएटिव जोन उतना डेवलप होगा, उतना ज़्यादा डेवलप होगा। और जितने ज़्यादा क्रिएटिव जोन में आप रहोगे, उतना अच्छा आप लिख पाओगे, उतनी अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर ले पाओगे, और फिर शायद वही आपका रिप्रेजेंटेशन अपने आप में अच्छा कर पाएगा। तो मेरा अपना ये ओपिनियन है।
Rohit, it was truly very insightful and an inspiring session, and we are very thrilled to have you today with us. Thank मुझे लगता है आपसे मिलने के बाद स्टूडेंट्स को एक बात तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन बहुत ही सिर्फ ग्लैमरस प्रोफेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको अगर आपने इतना लंबा दौर इसमें आपने चलना है और इसको निभाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा. Naturally. थैंक यू रोहित फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम एंड बीइंग विद अस इन स्टूडियो 62. तो ये थे हमारे साथ आज रोहित रंजन, सीनियर न्यूज़ एंकर न्यूज़ नेशन. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे DME प्राइम आवर में. थैंक यू.